इंटरस्टिशियम क्या है समझ में आ चुकी है? या आगे दोबारा बता चलो दूं? सर। अच्छा दोबारा अगेन। बता दूं। बेसिकली मैंने ये बताया है कि जो टिश्यू टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, टिश्यू सेल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, सारी सी बात है। टिश्यू के जो सेल्स हैं, उन सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, उस स्पेस को हम नाम दे रहे होते हैं इंटरस्टिशियम। ठीक है, समझ में आ गई इंटरस्टिशियम की? यस सर। और इस इंटरस्टिशियम के बीच में जो भी सब्सटेंसेस हैं, फ्लूइड्स हैं, फाइबर्स हैं, इन सब्सटेंसेस को हम कह रहे होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब बेसिकली बात क्या है, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो टिश्यू में बहुत ज्यादा डिवाइड कर चुकी है कैपिलरीज। ठीक है, सामान्य टिश्यू के हर मिलीमीटर के अंदर या इससे भी कम एरिया के अंदर एक कैपिलरी मौजूद है। लेकिन फिर भी एक कैपिलरी एक एक सेल को तो नहीं सप्लाई कर सकती ना। तो होता बेसिकली ये है कि कैपिलरी के अंदर से ऑक्सीजन निकल के आती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और फिर ऑक्सीजन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिफ्यूज करते करते सेल के अंदर जाती है। आपने ये कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि एक एक सेल की ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, अलबत्ता एक एक टिश्यू की ब्लड सप्लाई जरूर होती है, बड़ी फाइन किस्म की ये ब्लड सप्लाई होती है। वो एक एक सेल तक नहीं जा रही होती, लेकिन सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? ऑक्सीजन निकलेगा कैपिलरी से और जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ऑक्सीजन डिफ्यूज करती हुई जाएगी सेल के अंदर। ठीक हो गई बात? तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ये बेसिकली एक डिफ्यूजन मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है बिटवीन द सेल्स एंड द कैपिलरीज। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसका थोड़ा सा कॉम्पोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये दो तरह की चीजें हैं इसमें। एक तो कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप देखते हैं फाइबर्स वगैरह हैं, और दूसरा इसके अंदर सिंपली फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड होता है वो तो ऑलमोस्ट वही होगा जो ब्लड का प्लाज्मा होगा। ठीक है, क्योंकि वहां से जो निकला होगा उसकी कॉम्पोजिशन बड़ी सिमिलर होगी ब्लड के प्लाज्मा से। अलबत्ता जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनको हम दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर रहे होते हैं। नंबर एक, कोलेजन फाइबर बंडल्स, और नंबर दो, प्रोटियोग्लाइकान फिलामेंट्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोलेजन फाइबर बंडल्स है जो कि रेड कलर के शो किए हुए हैं, और प्रोटियोग्लाइकान फिलामेंट्स एक इमेंस नेटवर्क होता है, एक फाइन सा नेटवर्क है जो पूरे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कह सकते हैं, या इंटरस्टिशियम में, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उस पूरे में फाइन नेट फाइबर्स का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है। समझ में आ गई बात की? एक्सटेंसिव नेटवर्क है फाइन फाइबर्स का, वो है हमारे पास प्रोटियोग्लाइकान फिलामेंट्स। अब प्रोटियोग्लाइकान फिलामेंट्स की फर्दर अगर कॉम्पोजिशन को देखा जाए तो उन्होंने बताया हुआ है कि इसके अंदर 98% हाइलुरोनिक एसिड होता है, 2% प्रोटीन होती है। ये हाइलुरोनिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। ठीक है, ये हम जब डिस्कस करते हैं, हम जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, उसके अंदर गैग्स हैं, ग्लाइकोसिमिनोग्लाइकान्स। ये मैं वैसे डिटेल बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें डिटेल की जरूरत नहीं है। अलबत्ता फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जरूर है, बायोकेमिस्ट्री में ये। ठीक होगी बात? तो ये आपको पता चल गया है कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें एक सॉलिड सब्सटेंसेस है और दूसरा लिक्विड है। जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उसमें दो तरह के सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, एक कोलेजन फाइबर बंडल्स और एक प्रोटियोग्लाइकान फिलामेंट्स। कोलेजन फाइबर जरा थिक फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकान बहुत थिन होते हैं और एक्सटेंसिवली स्प्रेड हुए होते हैं। ठीक होगी बात? यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि एक मैट ऑफ वेरी फाइन रेटिकुलर फिलामेंट्स, एप्टली इसको हम एक ब्रश पाइल कह रहे होते हैं। ठीक हो गया? और बाकी जो फ्लूइड था, उस फ्लूइड को हम यहाँ पे जेल कह रहे हैं, उसको आपने टिश्यू जेल कह दिया। ये मेरे नहीं ख्याल की कंफ्यूजिंग चीज होगी, आप इसको स्टडी करेंगे समझ में आ जाएगी। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या जो इंटरस्टिशियम है या जिसको आप इंटरस्टिशियल स्पेस कह सकते हैं, ये सारी सिमिलर सी टर्म्स हैं। ठीक है, इनके अंदर कुछ ऐसी जगह होती है, ये आप देखते हैं जो व्हाइट कलर की जगह उन्होंने शो की है, इस जगह में कोई प्रोटियोग्लाइकान फिलामेंट भी नहीं है। वरना तो मैंने आपको बताया था ना, प्रोटियोग्लाइकान फिलामेंट्स बहुत थिन है लेकिन एक्सटेंसिव है, हर जगह फैले हुए हैं। ठीक, ये थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे प्रोटियोग्लाइकान फिलामेंट्स नहीं होते। इन जगहों को हम नाम देते हैं रिवुलेट्स ऑफ फ्री फ्लूइड। ठीक होगी बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है इस इंटरस्टिशियम के अंदर तो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। रिवुलेट्स ऑफ फ्री फ्लूइड का दूसरा नाम स्मॉल फ्री फ्लूइड वेसिकल्स भी होता है। ठीक हो गई बात? ओके सर। अब मैं आपको डिस्कस करने लगा एडेमा बेसिकली क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमारे ब्लड में से, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इनमें से कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस, कुछ ना कुछ प्लाज्मा, कुछ ना कुछ वाटर जो है वो निकल रहा होता है, और इसी तरह से कुछ ना कुछ
डिफ्यूज करके वापस भी जा रहा होता है। ये कैपिलरी और इंटरस्टिशियम के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस डिफ्यूजन हो रही होती है, ठीक है। अब जिस वक्त अगर तो ज्यादा फ्लूइड निकल आया और इस टिश्यू के अंदर ज्यादा फ्लूइड हो गया तो इसको हम कहते हैं, ये जो इंटरस्टिशियम है इसके अंदर फ्लूइड इंक्रीज कर गया, इसको हम कहते हैं एडिमा, ठीक है। अब एडिमा वो बता रहे हैं खास तौर पे ये जो रिवुलेट्स ऑफ फ्री फ्लूइड थी, जिनको हम स्मॉल फ्री फ्लूइड वेसिकल्स भी कहते एक्सक्यूज मी हैं, सर, इनका सर ये जी जी डायग्राम अब नजर आ रही है? सर अब आ रही है। ठीक हो गया। ये जो मैंने बताया कि एडिमा के अंदर ये जो फ्री फ्लूइड वेसिकल्स होती हैं, या जिसको आप स्मॉल रिवुलेट्स ऑफ फ्री फ्लूइड कहते हैं, इनका वॉल्यूम काफी इंक्रीज कर जाता है, इनके अंदर काफी ज्यादा वाटर आ जाता है या काफी ज्यादा फ्लूइड आ जाता है, तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो ओवरऑल इंटरस्टिशियम का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, टिश्यू का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। हम कहते हैं जी स्वेलिंग हो गई है, सोजन हो गई है, या अगर मेडिकल की टर्म में बात करें तो एडिमा हो गई है। समझ में आ गई? यस सर। सर। यस तो सर। ये मैं लाइन यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। When the tissue develop edema, these small pockets and rivulets of free fluid expand tremendously until one half or more of the edema fluid becomes freely flowing fluid independent of proteoglycan filaments। ये जो सेकंड लास्ट पोर्शन यहाँ से आया है, उसमें से तकरीबन आधा फ्लूइड जो है वो इन्हीं फ्री फ्लूइड वेसिकल्स के अंदर भर जाता है। और जब इतना सारा फ्लूइड इसमें भर गया, यानी कि वो फ्लूइड प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट से आजाद है। तो एडिमा के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड, वैसे रूटीन में तो आप देखते हैं ये जो फ्री फ्लूइड वेसिकल्स हैं ये बहुत पतली पतली सी होती है, ठीक है, रूटीन में इनके अंदर बहुत थोड़ा फ्लूइड है। एडिमा में खास तौर पे इनके अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कोई बात? ये जो फ्री फ्लूइड वेसिकल्स हैं इनका भी पता होना चाहिए आपको एमसीक्यूज के हवाले से। ओवरऑल अब आगे जो टॉपिक है वो काफी एक्सटेंसिव टॉपिक है, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं उसको स्टार्ट करता हूँ तो वो मुझे 2-3 पेज एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, यहाँ तक एक्सप्लेन करना नहीं, यहाँ तक एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे लिम्फेटिक सिस्टम तक। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी एक दफा हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या स्टडी किया है। हमने सबसे पहले देखा कि टिश्यूज के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो आर्टेरियोल्स किस तरह से कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। फिर सेकंडली हमने देखा किस तरह से आर्टेरियोल्स डिवाइड करके मेटा आर्टेरियोल्स बनती हैं, मेटा आर्टेरियोल्स की वॉल्स में स्मूथ मसल्स कॉन्टिन्यूस नहीं होते, और फिर इसी तरह से मेटा आर्टेरियोल्स मजीद डिवाइड करके कैपिलरीज बनती हैं। कैपिलरीज के स्टार्ट में एक स्मूथ मसल होता है जिसको हम कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। उसके अलावा हमने देखा है कि जो कैपिलरीज हैं उनकी वॉल्स बहुत ज्यादा परमिएबल होती हैं, सिंगल सेल लेयर के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती हैं, और इन सेल्स की बीच में स्पेस होती है उनको हम कह रहे होते हैं इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स, जिसको आप स्लिट पोर्स भी नाम दे रहे होते हैं। इन इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स के बीच में आपके पास वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस खास तौर पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। फिर हमने देखा ये जो एंडोथेलियल सेल्स थे इनके अंदर ये इनफोल्डिंग्स थी, इन इनफोल्डिंग्स को हम प्लाज्मा लेवल वेसिकल्स कह रहे थे। इन प्लाज्मा लेवल वेसिकल में खास तौर पर जिस प्रोटीन का जिक्र किया हुआ है वो है कैविलन हमारे पास, ठीक है, ये हमने देख लिया। और अगर दो साइड की वेसिकल्स मिल जाएं तो सेल के अक्रॉस पूरा एक चैनल बन जाता है जिसको हम कहते हैं वेसिकुलर चैनल, ठीक है। फिर हमने देखा कैपिलरीज की एक्सेप्शन है हमारे पास। ब्रेन की कैपिलरीज में जंक्शंस बहुत टाइट होते हैं, उनको हम टाइट जंक्शंस कहते हैं। लिवर की कैपिलरीज के अंदर वाइड ओपन गैप होते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो सके। जो जीआईटी है उसकी कैपिलरीज का साइज इंटरमीडिएट होता है, और जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उनके अंदर पोर्स होते हैं ताकि डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सके, सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा हो सके, ठीक है। और फिर हमने देखा वेसोमोशन क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो through the capillaries due to the opening and closing of capillaries is called as vasomotion। फिर हमने देखा कि हम कैपिलरी बेड की पूरी एवरेज ले रहे होते हैं, एक एक कैपिलरी को डिस्कस नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं एवरेज ब्लड फ्लो कितना है, एवरेज कैपिलरी प्रेशर कितना है, एवरेज हम ले रहे होते हैं, एक एक कैपिलरी को हम इंडिविजुअली डिस्कस नहीं करते। और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस देखी, लिपिड सॉल्युबल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के क्रॉस कर लेते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस के क्रॉस कर लेते हैं, बहुत रैपिडली ट्रांसपोर्ट होते हैं। मॉलिक्यूलर साइज डेफिनेटली बात है, बड़ा मॉलिक्यूलर साइज तो मुश्किल होगी डिफ्यूजन, कम होगी परमेबिलिटी। और इसी तरह से फिर हमने देखा कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा होने से ज्यादा परमेबिलिटी होती है। और एंड में डिस्कस कर लिया इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसमें फ्री फ्लूइड वेसिकल्स या रिवुलेट्स ऑफ फ्री फ्लूइड डिस्कस किए। एडिमा में इनके अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो पूछ सकता है।
सर इसमें जो ये एक पैराग्राफ है ना, एवरेज फंक्शन ऑफ द कैपिलरी सिस्टम, इसमें सर ये सर थोड़ा सा बता दें। मैं एक दफा इसके पैराग्राफ को रीड कर देता हूँ ताकि अगर कोई मुश्किल लाइन हो तो उसको भी हम स्पॉट आउट कर लेंगे, और उसके अलावा फिर अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ठीक है Despite the fact that blood flow through each capillary is intermittent, so many capillaries are present in the tissues that their overall functions become average. क्या मतलब है कि एक टिश्यू के अंदर कैपिलरी का जो ओवरऑल फंक्शन है ना, हम उसको एक एवरेज के तौर पे ले रहे होते हैं, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर आबादी है 20 करोड़ की, 22 करोड़ की, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे पूछना है कि यार पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक एक बंदे से जाके पूछोगे यार उसके अंदर तनख्वाह बढ़ गई है, कम हो गई है? एक एक बंदे से हम नहीं पूछ सकते ना। हम ये जी पहले इतने गरीब थे अब इतने गरीब, हम कहेंगे जी एवरेज पहले एक पाकिस्तानी तकरीबन 50,000 कमाता था, अब एवरेज तकरीबन 60,000 कमा रहे हैं, हम एवरेज बताएंगे। हालांकि ऐसे पाकिस्तानी भी होंगे जो कि 10,000 कमा रहे हैं, और ऐसे पाकिस्तानी भी होंगे जो कि 10 लाख कमा रहे हैं, लेकिन 20 करोड़ बंदा है, हम एक एक बंदे की तनख्वाह नहीं बता सकते कि जी एक बंदा 8 लाख कमा रहा था, वो 8.5 लाख कमा रहा है, इतना कमा रहा था, एक एक बंदे का नहीं बता सकते। हम पूरी पाकिस्तान की आबादी का बताते हैं कि जी एवरेज इनकम जो है वो इंक्रीज कर गई है या एवरेज इनकम डिक्रीज कर गई है। सेम केस यहाँ पे कैपिलरीज का है। इतनी ज्यादा कैपिलरीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ कैपिलरीज हैं, हम एक एक कैपिलरी का ब्लड फ्लो नहीं देखते, हम एवरेज बताते हैं कि एक कैपिलरी बेड के अंदर एवरेज रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज कर गया है या एवरेज कैपिलरी प्रेशर डिक्रीज कर गया है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज के हवाले से वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाहर कॉन्सेप्ट आकर क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आगे रीड करता हूँ। दैट इज देयर इज एन एवरेज रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू ईच टिश्यू कैपिलरी बेड एन एवरेज कैपिलरी प्रेशर, यानी एक कैपिलरी का प्रेशर नहीं देखते, ओवरऑल हम टिश्यू बेड का एवरेज कैपिलरी प्रेशर देख लेते हैं विद इन द कैपिलरीज, एंड एन एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज एंड सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इन द रिमाइंडर ऑफ दिस चैप्टर, आगे तो बताया है कि आगे हमने मजीद कैपिलरीज को डिस्कस करना है। अभी भी कुछ चीज समझ नहीं आई इसी पैराग्राफ के बारे में तो पूछ सकते हैं, किसी एक टर्म के बारे में समझ नहीं आई या ओवरऑल नहीं समझ में आई तो पूछ लो। ठीक है सर, आ गई है सारी नहीं, समझ। क्लियर है सर। क्लियर सर, और किसी को कंफ्यूजन हो? नो सर नो। बाकी मैं ये जरूर कहूंगा कि एक पेज को रीड करने में मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लगेंगे, ये बहुत लंबा काम नहीं होगा, लेकिन एक दफा समझने के बाद अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ हद तक चीज चली जाएगी, तो ये जरूर देख लीजिएगा। इट विल टेक ओनली आई गेस 15 to 20 मिनट्स, लेकिन इसको रीड जरूर कर लीजिएगा लेक्चर के ओवर होने के ओके बाद। सर, ओके इंशाल्लाह। और किसी ने कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो? नो सर, क्लियर। ऑल राइट, ठीक है, फिर बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके सर ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़।